पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। दोस्तों, अक्सर जब हमारे शरीर में कोई भी समस्या होती है तो हम कह देते हैं कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन जब समस्या बढ़ जाती है तब समझ में आता है कि काश डॉक्टर के पास आ जाते तो अच्छा होता। जी हाँ, कैंसर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कैंसर होता है, लेकिन शायद हम में से ये काफी लोग नहीं मानते कि ये बीमारी हम में से किसी को भी हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि कैंसर को लेकर जागरूकता तो बड़ी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी बहुत कुछ इसके बारे में किए जाने की जरूरत है। यदि बात करें हम ब्रेस्ट कैंसर की, तो स्थिति ये कहती है कि विश्व में महिलाओं में होने वाला ये सबसे आम कैंसर है। इसका खतरा खासतौर पर 40 की उम्र के बाद होता है, लेकिन आजकल इसके पहले भी लड़कियों में ये समस्या हो रही है। और इसके कारणों में अगर झांका जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर महिलाएं ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या पर या तो बात नहीं करना चाहती या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा डॉक्टर ब्रेस्ट की बीमारियों को ज्यादा अच्छे से समझता है, जिसका नतीजा खतरे के रूप में सामने आता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बहुत जरूरत है ये समझने की कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, क्या इससे बचाया जा सकता है, कैंसर क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण और इसकी पहचान हम कैसे करें। आज हम अपने एक्सपर्ट से यही समझने की, जानने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यक्रम का यही विषय रहेगा। जी हाँ, हमारा आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा कैंसर, तन से अधिक मन पर असर, लक्षण और जागरूकता। जी हाँ, आज हम विस्तार से कैंसर पर बात करेंगे। यदि आप कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं और आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने 2 कैंसर स्पेशलिस्ट। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। आप जाने माने ब्रेस्ट कैंसर के विशेषज्ञ हैं और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में सर्जरी विभाग के एचओडी हैं, जो हमें आज स्तन में होने वाले कैंसर के लक्षण और बचाव के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर रवि मेहरोत्रा। आप राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संघ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आपसे हम समझेंगे कि कैंसर की रोकथाम और दूर दराज के इलाके के लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। बिल्कुल दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, चर्चा की हम शुरुआत करें। आइए उससे पहले हम नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ते भारत में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक घातक बीमारी है कैंसर। इस बीमारी का नाम सुनते ही जीवन के प्रति निराशा होने लगती है और उन लोगों के रग रग थर्राने लगते हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। लेकिन क्या कैंसर सचमुच इतना खतरनाक है या फिर कैंसर के दुखद अनुभव के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं? कैंसर क्या है, यह क्यों होता है, किसे हो सकता है, क्या शरीर की हर गांठ कैंसर है, हम कैंसर की पहचान कैसे करें, इसके लक्षण क्या हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसे जानना जरूरी होता है, लेकिन कमोवेश अज्ञानता और जागरूकता की कमी के कारण अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि इस भयंकर बीमारी के हमले से रोगी के शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगी है। जरा इसे देखिए, शरीर में कैंसर के प्रवेश करते ही उसके सेल्स बिना किसी नियंत्रण के किस तरह विभाजित हो रहे हैं।
गौरतलब है कि इस विभाजन में गुणात्मक वृद्धि होती है और कैंसर के सेल्स लगातार आक्रमण करते हुए शरीर के अन्य भागों में तेजी से फैल जाते हैं, कुछ इस तरह। ये कैंसर के सेल्स रक्त वाहिकाओं में घुसकर फेफड़े, लीवर, दिमाग, यहाँ तक कि पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि कैंसर की वजह से भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। गौरतलब है कि विश्व में कुल 2 करोड़ लोग कैंसर ग्रस्त हैं। आमतौर पर मुंह का कैंसर उन लोगों में होता है जो लोग जरूरत से ज्यादा गुटखा खाते हैं, जिसकी शुरुआत पहले छाले से होती है और फिर सूजन के साथ मुंह के भीतरी हिस्से में छोटे छोटे गांठ बनने लगते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक तंबाकू के सेवन और धूम्रपान की वजह से जहां दुनिया में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो वहीं भारत में हर रोज यानी हर 24 घंटे में 2800 से ज्यादा लोग तंबाकू उत्पादों के सेवन से काल के गाल में समा जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर 100 से भी अधिक प्रकार के हो सकते हैं। यदि पहले स्टेज में इसका पता चल जाए तो 90% मरीजों को बचाया जा सकता है। पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर इंडस्ट्री की माने तो भारत में एक साल में करीब 1,44,000 केवल ब्रेस्ट कैंसर के नए मरीज सामने आ रहे हैं। जागरूकता का सच ये कहता है कि बीमारी कोई भी क्यों न हो, इंसान को तन मन धन तीनों से तोड़ देती है, आखिरकार एक खालीपन छोड़ देती है। यह छोटे से जख्म को भी नासूर बना देता है, वक्त को भी मजबूर बना देता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। सचमुच कभी कभी छोटा सा जख्म भी कैंसर बन जाता है। आपको बता दें कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि इस बीमारी के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। और इसी जागरूकता को और बढ़ाते हुए हम हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर रुक करना चाहूंगी मैं डॉक्टर मेहरोत्रा आपका। अभी हमने रिपोर्ट के जरिए भी देखा कि कैंसर जो है ना केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैंसर आखिर होता क्या है और कितने प्रकार के कैंसर होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आयती जी। तकरीबन 100 से भी ऊपर प्रकार के कैंसर पाए गए हैं शरीर के विभिन्न अंगों में। और जैसे कि रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि अनरेगुलेटेड ग्रोथ यानी कि बिना किसी लगाम के जब सेल्स होते हैं या कोशिकाएं होती हैं, उनका किसी भी वजह से मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है, उनकी तादाद में वृद्धि हो जाती है। ये बहुत वजह से हो सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो अहम उसका कारण है वो होता है उम्र के साथ में। तो उम्र तो ऑब्वियसली कोई भी बच नहीं सकता है और हिंदुस्तान में भी धीमे धीमे करके उम्र वालों की, उम्रदराज लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। परंतु ऐसी भी कई कैंसर होते हैं जिससे कि बहुत आसानी से बचा जा सकता है। नंबर 1 यानी कि 40% कैंसर जो हैं हिंदुस्तान में कम से कम तंबाकू से रिलेटेड होते हैं जी। जैसे रिपोर्ट में भी दिखाया था कि गुटखा पान मसाला से तो है ही है, साथ साथ में सिगरेट और बीड़ी से भी है। हिंदुस्तान में अधिकांश लोग तंबाकू का जो इस्तेमाल करते हैं वो चबाने से करते हैं, यानी कि 70% लोग जो हैं जो कि तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं वो गुटखा पान मसाला है और 20 से 30% सिगरेट और बीड़ी है। वो एक सबसे अहम कॉज है। उसके अलावा मोटापे के साथ आपने देखा होगा धीमे धीमे शहरों में और गाँव में भी आजकल मोटापे की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। मोटापे के साथ कम से कम 13-14 कैंसर ऐसे हैं जो कि एसोसिएटेड हैं जी। और इसके साथ साथ कुछ इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि गर्भाशय के मुंह का कैंसर जो होता है, सर्वाइकल कैंसर, वो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। लिवर कैंसर हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता है, जिससे कि जॉन्डिस भी हो जाती है। इस तरीके से कई कारण ऐसे हैं जो कि बचा जा सकता है जी। फॉर एग्जांपल आप सर्वाइकल कैंसर की बचत कर सकते हैं HPV वैक्सीन, उसकी वैक्सीन लेके।
तंबाकू तो ऑटोमेटिकली है कि भाई उसका इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल मोटापे से बचें, वर्जिश करें। जी जो सबसे तंबाकू के साथ में अक्सर लोग बाग सुपारी का इस्तेमाल करते हैं। जी, कई लोग को नहीं मालूम है कि सुपारी भी कैंसर कॉज करती है। इससे भी कैंसर हो जाता है। सुपारी एक अच्छा खासा कॉज है हिंदुस्तान में, कम से कम ओरल कैंसर का। जी, और तो तरह तरह के कैंसर होते हैं, जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ ने जिक्र किया है। इनके प्रति जागरूकता होनी बहुत जरूरी होती है और हमारे देश में भी ये जो समस्या है वो काफी हद तक बढ़ती जा रही है। तो ऐसे मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर अनुराग, आप जाने माने सर्जन भी हैं कैंसर के, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम पुरुषों और महिलाओं की बात करते हैं तो किस प्रकार की समस्याएं आप ज्यादा देख रहे हैं? महिलाओं में तो स्तन कैंसर सबसे अधिक हो रहा है जी। और पुरुषों में दिल्ली में खास तौर से जो तंबाकू से संबंधित है वो है फेफड़े का कैंसर, बिल्कुल, मुंह का कैंसर और गले का कैंसर। जी, जैसे डॉक्टर मेहरोत्रा भी जिक्र कर रहे थे कि तंबाकू का सेवन हमारे देश में ज्यादा किया जाता है, तो उससे ये तमाम कैंसर की समस्या होती है। जी, फिर पेट का भी कैंसर होता है जी। और एक अगर उत्तर भारत के लोगों में देखें उसमें एक गॉल ब्लैडर का कैंसर, पित्ताशय जो पित्त होती थैली, उसका भी कैंसर बहुत आयत से पाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये और स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर के अतिरिक्त गर्भाशय के मुख का यानी कि सर्विक्स का कैंसर होता है जी। और फिर दूसरे अंगों के जैसे ओवरी का कैंसर हो सकता है और आंतों का, बड़ी आंतों का या गुदा द्वार का, रेक्टम का कैंसर भी बहुत आयत से पाया जा रहा है भारत में। बिल्कुल। तो पुरुषों की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें तो तरह तरह के कैंसर्स पाए जाते हैं। इनके लक्षणों और कारणों के बारे में मैं आपसे समझूंगी, लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश से राम किशोर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, ये जो फेफड़े का कैंसर है डॉक्टर ने बताया है, एक अपने वाले हैं उनको, तो उसके लिए मैं जानना चाहता हूं कि उचित सलाह कहाँ पे अस्पताल है और कौन से डॉक्टर से मिले और क्या उसमें शासन की तरफ से कोई मदद मिल सकती है? जी बिल्कुल, फेफड़े का कैंसर बताया गया है और आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जी, क्या जो मरीज हैं क्या वो सिगरेट या बीड़ी का, धूम्रपान का सेवन करते हैं या करते रहे? नो सर, वो कुछ भी ऐसा नहीं करते, कुछ भी नशा नहीं करते वो। कुछ भी नशा। तो अगर वो भोपाल के पास है, जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो एम्स भोपाल खुल गया है और उसके अतिरिक्त गांधी मेडिकल कॉलेज है, काफी समय से स्थित है वहाँ पे, तो वहाँ पे जा सकते हैं और जांच करा सकते हैं। यदि कुछ ऐसी गंभीर समस्या बताई जाती है तो फिर वो दिल्ली में भी निकाला था उसका, तो निकालने के बाद में उन्होंने बताया कि कैंसर है। फिर इसके बाद में वो डॉक्टर सिर्फ ये बोलते हैं कि इसकी वो शिकाई कहते हैं हमारी भाषा में, वो शिकाई करवाई रेडियोथेरेपी। तो मैं जानना चाहता हूँ इससे कोई मतलब बड़ा अस्पताल कहीं भारत के कोने में हो जहां अपन दिखा सकें और उसके लिए घर पे अगर कुछ ऐसे देसी जिससे अपन उसमें कुछ मदद मिले अपने को, ऐसी कुछ चीज बता देते तो अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल, अभी डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं राम किशोर जी, यहाँ पर बताएं डॉक्टर साहब। एम्स भोपाल के अतिरिक्त फिर ग्वालियर में मध्य प्रदेश का रीजनल कैंसर सेंटर है, तो वो भी काफी अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है, तो वहाँ पे कैंसर का अच्छा इलाज संभव है। अगर वहाँ भी इनको दिक्कत होती है पहुँचने में तो फिर दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली के आधुनिक चिकित्सा है हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे आ जाएं और आपकी सेवा की जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर मेहरोत्रा क्या कहेंगे आप? आपने चूंकि पूछा आर्थिक सहायता कहाँ हो सकती है, इसमें देखिए बहुत से जरिए हैं आर्थिक सहायता के। प्रधानमंत्री का कोष है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री उसका कोष है कैंसर, और अब तो आयुष्मान भारत में भी 5 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो अगर आप आयुष्मान भारत के अंतर्गत भर्ती हैं और बीपीएल में है तो आपका हो सकता है। इसमें मैं आपको एक राय दूंगा कि अपने जो पास के डॉक्टर साहब, आपके जो भी सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है या सरकारी चिकित्सालय, वहाँ पर मालूम करें। और इसके अलावा एक वेबसाइट अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसको बोलते हैं cancerindia.org.in। वो नीचे में का लिख के भी आ जाएगा थोड़ी देर में, cancerindia.org.in। इसमें एक पेज है जिसमें कि जितनी भी आर्थिक सहायता के जरिए हैं सरकार द्वारा वो आपको विशेष रूप से मिल जाएंगे। वो हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में ये वेबसाइट है। तो लंग कैंसर के जो प्रमुख कारण हैं उनके किस तरीके से वो प्रेजेंट करते, लक्षण क्या होते हैं और क्या क्या इलाज होता है, उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी वहाँ से मिल जाएगी।
परंतु अगर आप वहाँ पर एक अपने मरीज के लिए एक सेकंड ओपिनियन या दूसरी राय देना चाहते हैं तो दिल्ली में या बम्बई में आप दिखा सकते हैं अगर जाने का सामर्थ्य हो। और जो आर्थिक सहायता की बात हुई वो आप इस वेबसाइट से चेक कर लीजिए। नेशनल हेल्थ पोर्टल की वेबसाइट है, आयुष्मान भारत है और साथ में कैंसर इंडिया की वेबसाइट आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जो वेबसाइट है cancerindia.org.in, इस पर भी जाकर के ये पूरा वहां पर चेक कर सकते हैं। और इसमें मजेदार बात यह है कि हर प्रांत के में जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे तमिलनाडु में होगा तमिल में होगा, अगर आंध्रा या तेलंगाना में है तो तेलुगु में लिखा होगा, तो पूरा जो उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है अपडेटेड आपको वहां से मिल सकती है। तो उस भाषा में भी अवेलेबल है, उससे भी आपको आसानी यहाँ पर मिल सकती है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि जब कैंसर हो गया है और उसके बाद इन्हें पता चला है, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारत में जो है एडवांस स्टेज में ज्यादातर लोग जब पहुंच जाते हैं तब डॉक्टर का रुख करते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको हम जागरूकता की कमी माने या फिर इलाज में देरी कहें? जागरूकता की कमी ही कही जाएगी जी। और स्वास्थ्य के प्रति जनरल एक जागरूकता की कमी, जिससे कि जैसे ये कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है स्वस्थ आहार, विहार और विचार। जी। तो रेगुलर एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है, खान पान बहुत जरूरी है कि सात्विक भोजन हो, संतुलित भोजन हो, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, जिसमें फल और सब्जियां, ताजे फल और सब्जियां अधिक मात्रा में हो, क्योंकि इन ताजे फलों और सब्जियों में ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी और दूसरी बीमारियों को से बचाव करते हैं। बिल्कुल, कैंसर एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे सेहत के लिए, हमारे देश में काफी बढ़ता जा रहा है। इसको रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम कैसे निभा सकते हैं बेहतर तरीके से हमारे विशेषज्ञों से समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नमस्कार। दूरदर्शन देखने वाले मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरी शुभकामनाएं। हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जब लॉकडाउन में हैं, घर में अकेले या अपने परिवार के साथ भी होते हुए एक हमें डर सताता रहता है। ऐसे समय में कुछ लोगों को नशे का सहारा लेने की इच्छा होती है। कुछ और गलत खबरें भी छप रही थी कि अल्कोहल से कोरोना वायरस कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस कम नहीं होता, बल्कि अल्कोहल से हाथ धोने से कुछ हद तक अपने हाथ साफ हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छे हाथ साफ करने का तरीका है साबुन से हाथ धोना और अच्छी तरह से आगे पीछे उंगलियां, अंगूठा इत्यादि सारे अच्छी तरह से साफ करना। इसलिए मेरी भाइयों और बहनों से यही विनती है कि वे शराब का सेवन इस दौरान बिल्कुल ना करें, बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर जिंदगी से ही शराब को दूर कर दें और कभी भी शराब का सेवन ना करें, इसका प्रण कर लें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर पर। जी हाँ, कैंसर की जागरूकता बेहद जरूरी है, इसी पर आज का हमारा ये कार्यक्रम आधारित है। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं और इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ जी झारखंड से, उनका क्या सवाल है वो जान लेते हैं। हेलो हेलो आसिफ जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है?
हेलो जी, अपना सवाल पूछें आसिफ जी। मैडम, हेलो जी, अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो जी आसिफ जी, अपना सवाल पूछें आप। मैडम, मोटाते नहीं है हम। जी, हेलो, मेरा शरीर नहीं लगता है। आपका वजन नहीं बढ़ता है। मोटाते नहीं। मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। मेरा नाम आसिफ नहीं, आशीष है। आशीष है जी। अपना क्या समस्या आ रही है, उम्र क्या है आपकी? हाँ, मेरा नाम आशीष है मैडम, आशीष। जी, आप अपना उम्र बता दीजिए पहले। मेरा उम्र है 25। 25 साल 25 साल के हैं और वजन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? हाँ, तो भारत में कई बीमारियां हैं। एक तो मेल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, जिसमें कि प्रोटीन और कैलोरी उसकी कमी से हो सकता है। तो संतुलित पौष्टिक आहार अगर नहीं ले रहे हैं, ताजे फल सब्जियां अधिक मात्रा में नहीं ले रहे हैं, दूध दही आदि पौष्टिक आहार का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो भी हो सकता है। या फिर भारत में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी बहुत आयत से पाई जाती है, उसमें भी अधिक देखा गया है कि वजन कम होता जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ पेट के कैंसर भी हो सकते हैं, लिवर का, स्टमक का, पैंक्रियाज का, आंतों का कैंसर हो सकता है, जिसमें भी वजन तेजी से घटता रहता है। तो ये अच्छी तरह निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अच्छी तरह अपनी जांच सुचारू रूप से कराएं, ताकि पता चले कोई गंभीर बीमारी तो नहीं इनके शरीर में। बिल्कुल, तो इसके लिए जरूरी है कि एक बार अपना चेकअप करा लें और अपने खान पान पर जरूर ध्यान दें। और रक्त की जांच भी कराएं, क्योंकि एनीमिया होता है, उसमें भी उनकी कमी होती है। तो ब्लड टेस्ट भी आप जरूर करा लें। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर, हमारे पास काफ़ी मेल्स भी आए हुए हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के संबंध में। मैं उनको भी यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा जागरूकता हासिल करने की कोशिश करते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ पुष्टिकरण लोग करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेल्स हैं। जैसे महेश वर्मा जी ने हमें मेल किया है, वो लिखते हैं कि खाली पेट में अगर वो लहसुन खाते हैं तो इससे क्या कैंसर खत्म हो सकता है। एक और मेल इसी के साथ साथ आया है। सविता कुमारी जी ने लिखा है कि तुलसी और नीम वगैरह जो अगर वो सेवन करती हैं तो क्या इससे कैंसर में किसी तरह की मदद मिल सकती है, रोकथाम की। और हल्दी और गिलोय के बारे में भी जो हमारे मेल किया हुआ है एक गजानन जी ने, ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये सब चीज़ें जो हैं, घरेलू नुस्खे जो हैं, कैंसर को खत्म करने में या फिर इससे बचाव करने में मददगार साबित हो सकते हैं। देखिए, ये अक्सर तरह तरह के सोशल मीडिया पे मैसेजेस आपके पास भी आते रहते हैं, SMS होते रहते हैं, इंटरनेट पे खबरें आती हैं कि साहब ये घरेलू नुस्खे करेंगे तो इन कैंसर से बचा जा सकता है। बिल्कुल। सच बात यह है कि इसका कोई भी पुष्टिकरण नहीं है। इस समय शोध जारी है, पर जहाँ तक मुझको मेरी जानकारी है, लहसुन खाली पेट लेने से पानी के साथ या नींबू लेने से या गिलोय या नीम या इस तरीके की बहुत से पदार्थ हैं, हल्दी पीने से और फायदे हो सकते हैं, परंतु कैंसर के बचाव के मामले में अभी बहुत जल्दी है कि हम इस बारे में आपको कहें कि आप प्रतिदिन इसको लीजिए। तो जैसे कि हमारे सहपाठी डॉक्टर अनुराग जी ने बताया, एक संतुलित जीवन यानी कि एक आहार, व्यवहार और साथ साथ में जो आपका वर्जिश है या एक्सरसाइज है, खुली हवा है, उसमें अगर आप ध्यान रखेंगे और तंबाकू से जितना दूर रहें, फिर कहने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ, पर ये बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई लोग, होता आप ना ले रहे हो, आपके घर में कोई ले रहा हो, पड़ोस में ले रहा हो, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी इस बुरी आदत को छोड़ सकें, या उससे भी अच्छा बात है कि शुरू ही ना करें। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग तंबाकू का इस्तेमाल कम उम्र में करते हैं, 12 से लेकर 18 साल की उम्र या 20 साल की उम्र, जैसे कॉलेज स्कूल में छुट्टी हुई तब जो तंबाकू का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वो ताउम्र करते रहते हैं, अगले 20, 30, 40 साल तक भी करने की पॉसिबिलिटी है। तो उसमें यह है कि लोगों को लगता है कि भाई पान मसाला खाएंगे जो सिगरेट से तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें नुकसान कम है, चाहे बड़ी चीज ना खाएं, छोटी ही चीज खा ले, समस्या तो होनी ही है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक खाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितने पदार्थ अंदर जाएंगे। हुक्के का इस्तेमाल आपने देखा होगा कि अब तो गाँव के अलावा शहरों में भी शुरू हो गया, में भी किया जाने लगा, तरह तरह के हुक्का बार्स खुल गए हैं। लोग लगता है ये तो बड़ी आसान चीज है, इसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। तरह तरह के फ्लेवर्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है या ऑरेंज है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एक नई चीज शुरू हुई है, ई सिगरेट, वेपिंग जिसको बोलते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आप बिल्डिंग के 8वें मंजिल से कूदें
या तीसरे मंजिल से कूदेंगे, चोट तो लगेगी, लेकिन बिल्कुल नुकसान तो हो ही रहा है, चाहे छोटी चीज से हो चाहे बड़ी चीज से हो। बिल्कुल, तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। घरेलू नुस्खे जो आप अपना रहे हैं वो आपके शरीर को ठीक तो रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कैंसर का इलाज करने में ये बिल्कुल अभी इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो आप इनका सेवन करते रहिए, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल बेहतर तो रहेगा ही। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से ब्रिजमोहन जी ने हमें कॉल किया है, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, ब्रिजमोहन जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल रही है। जी नमस्कार, स्वागत आपका। अपने टीवी का आवाज कम कर दें, अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार। जी अपना सवाल पूछें। जी मिल रही है। जी नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछें ब्रिजमोहन जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी पीठ में एक छोटा सा फोड़ा हो रहा है जी, उसमें रुई टाइप का निकलता है जी, कब से हो रहा है कि ये? मेरी पीठ में फोड़ा हो रहा है, उसमें रुई के कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर आप इनसे कि हाँ, क्या है? ये कितने दिनों से फोड़ा है और उसमें कहीं रक्त स्राव तो नहीं हो रहा, खून तो नहीं बह रहा? महीने हो गए। 4 महीने हो गए। तो अच्छा होगा निकट के किसी अस्पताल में जाएं जहां पे एक सर्जरी विभाग के डॉक्टर होंगे, सर्जन होंगे, उनसे मिलें और उसकी बायोप्सी कराएं, क्योंकि कुछ फोड़े घातक हो सकते हैं, वो कैंसर का रूप ले सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो शुगर का टेस्ट करा लें। डायबिटीज के मरीजों में अक्सर फोड़े बहुतायत से पाए जाते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, कार्बंकिल का रूप भी लेते हैं, जिससे जानलेवा हो सकता है। तो तुरंत जांच कराएं, एक सर्जन से मिलें और आवश्यकता हो तो वो सर्जन आपकी बायोप्सी करेंगे, ब्लड का टेस्ट करेंगे, शुगर की जांच करेंगे आदि। जी बिल्कुल, तो इसके लिए जरूरी है कि निकटतम आप अस्पताल जाकर के एक बारी पूरा जांच जरूर करवा लें। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर अनुराग, आपसे ही जानना चाहूंगी, कैंसर के बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिन्हें हम अननोन कह सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कैंसर्स होते हैं जो प्रिवेंटेबल होते हैं, जिनसे बचाव किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे बचाव किया जा सकता है? वजन, मोटापे से देखा गया है कि 13 प्रकार के शरीर के 13 अंगों में कैंसर बहुतायत से हो सकते हैं। मोटे लोगों में बनस्पति, पतले लोगों के मुकाबले। तो हम अगर ओबेसिटी या ओवरवेट से बचें तो हम शरीर के 13 अंगों के कैंसर से बचाव कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, पैंक्रियाज का कैंसर है। ये सब ओवरवेट या ओबेसिटी से निर्भर है। दूसरा है, अगर हम तंबाकू से बचें तो बहुत सारे कैंसर, करीब 40-45%, मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, उससे बचाव कर सकते हैं जी। अगर शराब या मदिरा पान से बचें तो हम स्टमक का, गले का, मुंह का कैंसर, उससे बचाव कर सकते हैं। फिर ब्रेस्ट कैंसर भी संबंध पाया गया है, जो अगर महिलाएं मदिरा पान करती हैं तो उनमें स्तन कैंसर अधिक हो सकता है। तो अगर इन सब से बचें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और ताजे फल सब्जियां अधिक सेवन करें। और कुछ कैंसर शरीर के अंगों में कुछ अधिक मांसाहार करने से होते हैं। जो लाल मांस होता है, रेड मीट जिसे कहते हैं, रेड मीट और सैचुरेटेड एनिमल फैट, जैसे घी, तेल, मक्खन, जो सैचुरेटेड फैट होती, चर्बी होती है, उनसे शरीर के कुछ अंगों में कैंसर होते हैं। तो उनसे भी हम अगर उसको कम सेवन करेंगे तो लाल मांस को सेवन न करें और अधिक चर्बी वाला खाना न खाएं, तेल घी से बचें, तो हम कई कैंसर का बचाव कर सकते हैं। तो बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं जो हैं, लक्षण जो हैं, हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि अगर हम तंबाकू का सेवन करते हैं और खासतौर पर महिलाओं की बात करते हैं तो अगर उनमें ज़्यादा मोटापा हमें देखने को मिलता है तो तरह तरह के कैंसर्स का यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है, चाहे हम ओवेरियन कैंसर की बात करें या फिर ब्रेस्ट कैंसर की। तो आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर अनुराग, में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में खासतौर पर ये पनपता कैसे है? तो एक छोटी सी गांठ के रूप में, जैसे मटर के दाने के बराबर पहले प्रारंभ होती है, फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। अधिकांश कुछ वर्ष लगते हैं, 3-4 वर्ष में छोटी सी एक गांठ बनती है। कुछ स्त्रियों में अगर वो दूध की नलियों के पास वो कैंसर स्थित है तो उनसे रक्त स्राव हो सकता है, निपल के स्थान से रक्त आए या पानी जैसा। तो पानी जैसा अगर आए
या रक्त आए निपल से, तो वो भी ये कैंसर, स्तन कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। जी बिल्कुल। कुछ महिलाओं में निपल अंदर चला जाता, धंस जाता है, तो वो भी एक स्तन कैंसर का लक्षण है। बिल्कुल। और कभी तो कभी ये किस- स्तन का कैंसर बगल की गिल्टियों में, जो आर्मपिट या एक्जिला जिसे कहते हैं, वहां पे फैल जाता है, तो वहां भी एक गांठ बन जाती है। बिल्कुल। तो अगर इसकी ये लक्षण पहचान हो, कैसे की जाए और कैसे समझा जाए कि हम इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, और आखिर ये होता कैसे है, इस बारे में हमारे विशेषज्ञ से हम समझेंगे। तो आइए उससे पहले हम एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण आखिर है क्या। गौरतलब है कि स्तन में सामान्य परिवर्तन शरीर के हार्मोन के बदलाव के साथ होता है, लेकिन सेल्स की अनियंत्रित बढ़ोतरी से स्तन में गांठ बन जाती है। हालांकि हर गांठ कैंसर नहीं होती, इसके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। गांठ या आकार भी एक लक्षण हो सकता है। स्किन में बदलाव भी लक्षण कहे जा सकते हैं। इसी तरह खून या तरल पदार्थ का आना आदि ब्रेस्ट कैंसर के संकेत हो सकते हैं। लेकिन 1000 में से 1/3 महिलाएं कैंसर के निशान और लक्षणों की जांच ही नहीं करती, जबकि 96% महिलाओं को पता ही नहीं होता कि स्तन में गांठ का होना भी इसके लक्षण है। इस सब के अलावा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 50% महिलाएं ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या पर या तो बात नहीं करना चाहती, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा डॉक्टर ब्रेस्ट की बीमारियों को ज्यादा समझता है, जिसका नतीजा खतरे के रूप में सामने आता है और रोगी को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। शराब, धूम्रपान और तंबाकू के अलावा अधिक उम्र में गर्भवती होना, बच्चों को स्तनपान न करवाना, जल्दी पीरियड और समय से पहले मोनोपॉज इसके कारण कहे जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के ठीक होने की संभावना भी ज्यादा होती है, और वो इसलिए कि इसका पता पहले या दूसरे चरण में चल जाता है। लेकिन जरूरी है प्रारंभिक अवस्था में, यानी शुरुआती अवस्था में पहचान, और पहचान का पहला कदम है जागरूकता। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। बिल्कुल। तो ये थी एक जागरूकता से भरपूर एक रिपोर्ट ब्रेस्ट कैंसर पर आधारित। बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, और जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा कि महिलाएं जो हैं इस पर बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल संकुचाती हैं डॉक्टर साहब किसी से भी जिक्र करने की कि मुझे ये समस्या हो रही है, और आधियों को तो पता ही नहीं होता कि किसके पास मुझे जाना चाहिए इलाज के लिए। तो ऐसे में डॉक्टर मेहरोत्रा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप हमारी महिलाओं को? देखिए, पहली चीज़ तो लोग थोड़ा सकुचाते हैं कि भाई ये पब्लिक में जाके कैसे अपने ब्रेस्ट का एग्जाम, स्तन का एग्जामिनेशन कैसे कराएं जी। परंतु सच बात ये है कि करीब करीब किसी भी मेडिकल संस्थान में अब वहाँ पर प्राइवेसी है। लेडी डॉक्टर मिल जाते हैं, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो या सर्जन हो या जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हो। वो अपने हाथ से एक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है जिसमें कोई दर्द नहीं होता है, जिसमें अगर मटर के दाने से भी बड़ा, कुछ साइज से ही बड़ा जैसे होता है मटर के दाना, या उससे बड़े साइज का जो ब्रेस्ट लंप है मान लो, वो पकड़ में आ जाता है। अधिकांश लंप जो है वो कैंसर नहीं होते हैं, अच्छी बात ये है। परंतु ये मरीज के लिए जानना आमतौर पे मुश्किल होता है कि ये कैंसर है या नहीं है। अक्सर ये देखा गया कि कोई स्तन में कोई लंप है या कोई गांठ है, वो जब पीरियड्स होते हैं तब दर्द बढ़ जाता है, फिर ठीक हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों के सामने। पर उसमें से ज़्यादातर को 70 से 80% लोगों को कैंसर नहीं होता है। पर ये जानकारी लेने के लिए अपने पास के जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, किसी से भी जानकारी लेके वो सिर्फ हाथ लगा के ये आमतौर पे मालूम कर सकते हैं ये कैंसर है या नहीं है। बिल्कुल। अगर तो जरूरत पड़ेगी करवा लें। बिल्कुल। अगर जरूरत पड़ेगी तो सुई की जांच होती है, जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन बोलते हैं जी। उसमें से नहीं मालूम पड़ता तो मैमोग्राफी होती है, वो क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद ही कराई जाती है। और अगर उसमें भी दिक्कत है तो बायोप्सी होती है, यानी कि एक
गांठ का थोड़ा टुकड़ा निकाल के उसकी जांच कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हर स्तर पर जांच की जा सकती है और पता किया जा सकता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है और शुरुआती स्टेज पर है तो उसका इलाज भी संभव है। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, आपसे मैं जानना चाहूंगी, महिलाओं के कुल कैंसर के कितने मामले आप देखते हैं? हम लोग अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में करीब 1000 महिलाएं स्तन कैंसर से ग्रसित होकर हर वर्ष आती हैं जी, और उनका फिर समुचित इलाज किया जाता है। जैसे अभी डॉक्टर मेहरोत्रा बता रहे थे कि तरह तरह से इलाज किया जा सकता है, जांच कर सकती हैं महिलाएं। जी, अगर हम घर पर ही बात करें तो क्या सलाह देंगे आप महिलाओं को कि घर पर ही वो कैसे जांच कर लें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अदिति जी। स्वतः स्तन की जांच कर सकते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। इसमें आप अपने जिसमें नहा रहे हैं या कपड़े बदल रहे हैं, हर माह महीने में एक बार करनी है आपको प्राइवेसी में, और उसके 5 स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, और ये बहुत अधिक हम लोगों ने उसके प्रचार प्रसार के लिए उसकी सिंपल भाषा में कई भाषाओं में अनुवाद करके फिल्म भी बनाई है, और उसको हम समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, और वो उपलब्ध है। आप भी किसी चैनल में, इंटरनेट में सब देख सकते हैं, दूरदर्शन में भी समय समय पे दिखाया जाता है। तो स्तन की स्वतः जांच जरूर हर महिलाएं 20 वर्ष की बाद हर महिला को जरूर करना चाहिए, स्वतः स्तन की जांच। स्वतः जांच करनी बेहद जरूरी है। कभी भी निपल से कोई रक्तस्राव आए, पानी निकले, निपल अंदर जा रहा हो, या त्वचा में गड्ढा पड़ रहा हो, या कोई गांठ गिल्टी हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, उसकी जांच करें। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन या स्वतः जांच की बात करिए, बहुत ही काम की चीज है। इससे ये फायदा होता है कि महिला को अपने नॉर्मल ब्रेस्ट के बारे में मालूम पड़ जाता है कि हमारा नॉर्मल ब्रेस्ट क्या है। उसके बाद जैसे हर महीने कर रहे हैं, उसका तरीका होता है, कायदे से होना चाहिए, इससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव, ऐसा ना हो कि जांच भी हुई और कुछ मिला भी नहीं। तो एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जो कि 10-15 मिनट के अंदर सीख सकती है वो महिला। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि नॉर्मल ब्रेस्ट क्या होता है। जैसे कि 20 साल के ऊपर बताया, 30 साल के बाद बताया, हिंदुस्तान में ये देखा गया है कि उससे लोग डॉक्टर के पास आते हैं, भाई पहले तो हमारे यहाँ कोई गांठ नहीं थी हमारे स्तन में, अब ये गांठ आ गई है। तो ज़्यादातर जैसे मैंने बताया वो बिनाइन यानी कि कैंसर नहीं होगा। कुछ प्रतिशत में कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जो कैंसर में बदल सकती है या ऑलरेडी कैंसर हो गया है जी। पर इससे डर के मारे कि अगर कैंसर निकलेगा तो क्या होगा, अगर उम्र वाली महिला है तो हमारी लड़की की शादी होगी कि नहीं होगी, अगर हम ये नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कैंसर में मालूम पड़ जाए तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाए। तो इस तरीके के कई सोशल स्टिग्मा जुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में होता है, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है। परंतु ये इसमें स्टिग्मा देखिए, ज्यादातर ये कैंसर जो है ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं। ये नहीं है कि हमारी अम्मा को कैंसर है तो हमको होगा ही होगा स्तन कैंसर। काफी भ्रांतियां होती हैं इसमें। 90% से ऊपर ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड नहीं होता है जी। पर 10% में ऐसा है जहां पर 2 से ज्यादा फीमेल रिलेटिव, यानी कि हमारी मदर को था, हमारे बुआ जी को था, या हमारे मासी को था या मामी को था, उससे फर्क पड़ सकता है। ब्लड रिलेटिव होने चाहिए। तो उसमें ये 10% जो है उसमें कुछ एक खास तौर से एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, BRCA करके एक तत्व होता है, उसको जांचा जाता है। उसमें मैंने देखा है उन महिलाओं में जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और BRCA पॉजिटिव है, तो ऐसे में यही सलाह रहती है कि वो भी जांच करती रहें, स्वतः जांच तो करे पर साथ में मैमोग्राफी भी करवा लें। बिल्कुल, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जांच करनी है, कैसे आपको पहचान करनी है ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए, इसके बारे में हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने बता दिया है। सेल्फ एग्जामिनेशन आप कर सकती हैं। इसके बारे में और हमारे विशेषज्ञ से हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। आपके मजा ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आइए चलें हाथ धोने की सही और वैज्ञानिक विधि सीखें। हाथ धोना रोगों से बचने की सबसे आसान और असरदार क्रिया है। साधारण तरीके से हाथ धोने पर हाथों के कई हिस्सों में कीटाणु रह जाते हैं जो बाद में बीमारी पैदा कर सकते हैं। अतः हमें क्रमबद्ध तरीके से
हाथों के सभी हिस्सों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। हाथ धोने से पहले अंगूठी और घड़ी उतार दें और अपने नाखूनों को हमेशा छोटे रखें। अब दोनों हाथों को अच्छी तरह से पानी से गीला करें और एक हाथ की हथेली में अगर हो सके तो लिक्विड सोप, और अगर लिक्विड सोप ना हो तो साधारण साबुन की बट्टी से दोनों हाथों को अच्छी तरह से झाग बना लें। अब उंगलियों के पोरों के बीच की सफाई के लिए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से इस तरह से लें और आगे पीछे करते हुए अच्छी तरह साफ कर लें। हथेलियों की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को मिलाएं और अच्छे से रगड़ कर साफ करें। हाथ के पिछले हिस्से की सफाई के लिए एक हाथ की हथेली को दूसरे हथेली के पिछले हिस्से पर रखकर अच्छी तरह साफ करें। उंगलियों के बीच की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उनकी उंगलियों को आपस में जोड़ें या इंटरलॉक करें और अच्छी तरह साफ करें। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच साबुन अच्छी तरह चला जाए। नाखूनों और उंगलियों के पिछले भाग की सफाई के लिए दोनों हाथों को इस तरह पकड़कर घुमाते हुए साफ करें। अंगूठे की सफाई के लिए एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली से इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ करें। अब हाथों की कलाई को साफ करने के लिए एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ में इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ कर लें। अब दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। नल को तेज खोल दें और दोनों हाथों के साबुन को अच्छी तरह बहते हुए तेज धार से साफ कर लें। नल बंद करने से पहले नल की टोटी के या ऊपरी सिरे को भी साफ कर लें। साबुन को सुखाकर रखने के लिए ऊंचे स्थान पर साबुनदानी का प्रयोग कर लें। अब दोनों हाथों को पोंछने के लिए केवल साफ तौलिया या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। दस्ताने पहनने के पहले भी हाथ अवश्य साफ करें, क्योंकि ऑपरेशन या कोई प्रक्रिया करते समय दस्ताने फट सकते हैं और गंदे हाथों के कीटाणु संक्रमण फैला सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं कैंसर के संदर्भ में। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से मुकेश कुमार जी ने हमें कॉल किया है। आइए उनका सवाल जान लें। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल पूछें। सर मेरे मतलब गांठ हो गई थी पेट में, मेन नस जो होती है आर्टरी, मेन सप्लाई आर्टरी, तो मतलब मेरी गांठ का ऑपरेशन हो चुका है। उसमें फाइब्रो सरकोमा करके आया लो ग्रेड में, तो 1 साल हो गई मुझको लगभग। तो मतलब इसकी जांच अब आगे भी होनी है क्या? मतलब एहतियात कहनी कैसे क्या होना है? गंगाराम में मतलब ऑपरेशन हुआ था मेरा, और रेडियोथेरेपी भी मेरी हो चुकी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? मुकेश जी, ये बताइए, ये जो फाइब्रोसार्कोमा आप बता रहे हैं हुआ था, ये शरीर के कौन से हिस्से में हुआ था? आर्टरी में तो नहीं होता है फाइब्रोसार्कोमा? पेट की जो मेन आर्टरी होती है, मेन सप्लाई वाली नस होती है, उस पर हुआ था। वेन में फाइब्रोसार्कोमा? ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फाइब्रोसार्कोमा वेन में तो नहीं होता है। ब्रेन कह रहे हैं। ब्रेन में, यानी कि मस्तिष्क की बात कर रहे हैं क्या आप? ये शरीर के कौन से हिस्से में था मुकेश जी? नहीं, पेट में हुआ था सर। पेट में हुआ था फाइब्रोसार्कोमा। नहीं, तो उसका पेट में उसका क्या इलाज पूरा हो चुका है क्या? पेट में हुआ था सर। गंगाराम में जो इलाज आपका था पूरा हो चुका है या चल रहा है? हाँ सर, मतलब ऑपरेशन हो चुका है और वो चुकी है। उसके बाद क्या सिकाई हुई थी क्या? हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है और रेडियोथेरेपी हो चुकी है सर। हाँ, सिकाई हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपसे कहा गया होगा कि पहले शुरुआत में 6 महीने, उसके बाद साल में दिखाते रहे। आपकी उम्र क्या है मुकेश जी? आपकी उम्र क्या है? एनीवे,
आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। 40 के लगभग है सर। 40 की उम्र है, आपका फाइब्रोसार्कोमा आपको डायग्नोज हुआ था और आपका इलाज हो चुका है, रेडियोथेरेपी हो चुकी है। तो देखिए इसके चांसेस इस पे डिपेंड करते हैं कि कितना उसको निकाल दिया गया है और रेडियोथेरेपी कितनी कामयाब हुई है। बिना रिपोर्ट देखे कहना मुश्किल है, पर आपसे हमारी यही आग्रह रहेगी कि हर 6 महीने में शुरू में और बाद में हर साल में एक बार अपने जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करा था उसको दिखाते रहें। अगर वहाँ आना मुश्किल है या जाने में दिक्कत हो रही है तो आपके जो भी पास में चिकित्सालय हो सरकारी या कैंसर सेंटर हो, वहाँ पर साल में एक दफ़े जाके दिखा लें जैसे आपके डॉक्टर बताएं। चांसेस फाइब्रोसार्कोमा के अगर कायदे से निकाल दिया गया है तो चांसेस हैं कि शायद नहीं हो, पर जब तक उसकी और हमारे पास जानकारी नहीं होगी हम ये कहने में हमें असमर्थ हैं कि कभी आपको रिकर नहीं होगा। आशा ये करते हैं और प्रार्थना भी यही करते हैं कि कभी फिर आपको दिक्कत ना आ पाए जी। और आपकी डायग्नोसिस जल्दी हो गई है, इलाज जल्दी हो गया है, कायदे से हो गया है, आपको हमेशा कैंसर मुक्त होने की, आप एक कैंसर विक्टर हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, एज मैटर ऑफ फैक्ट विजेता बिल्कुल विजय हुए हैं। बिल्कुल हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं जी बिल्कुल। और ये जो जीत है ये आगे भी बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपना अच्छे तरह से ख्याल जरूर रखें। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर अनुराग, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी क्या महिलाएं जब बार बार गर्भधारण करती हैं इससे भी क्या कैंसर का खतरा हो सकता है? जी, इससे बच्चेदानी के मुख का कैंसर यानी सर्विक्स कैंसर की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जो बार बार जब बच्चा होता है तो थोड़ा सा इंजरी या थोड़ा ट्रॉमा होता है सर्विक्स में, क्योंकि बच्चा उसी स्थान से निकलता है। तो इन महिलाओं में सर्विक्स कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। जी बिल्कुल। कोई और कैंसर भी होता है जो मल्टीपैरिटी से रिलेटेड? बिल्कुल। तो बार बार गर्भधारण करने से बच्चेदानी का कैंसर जो है उसका खतरा काफी बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त कमजोर हो जाती है माँ, क्योंकि उसके शरीर से काफी कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन की कमी हो जाती है हर बच्चा गर्भधारण करने में, फिर बच्चे को दुग्धपान कराने में, स्तनपान कराने में। तो अच्छा है कि देश की जनसंख्या के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए भी माँ 1 या 2 से अधिक बच्चे न करें। बिल्कुल। डॉक्टर मेहरोत्रा क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं उसका उल्टा आपके बारे में बताना चाह रहा था कि हम लोग स्तन कैंसर के बारे में बात कर रहे थे। तो जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं और साथ में अगर वो स्तनपान नहीं करा पाती हैं या बहुत कम टाइम के लिए कराती हैं, उसमें देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है, स्तन कैंसर ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो ये अधिकांश बाकी देशों में जो जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी विकसित हो चुके हैं, देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर कम होता जा रहा है और ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी पहले आज से 10-12 साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 था, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 था। अब खुशहाली की वजह से क्या बोलते हैं, बच्चे कम होने की वजह से ये हम भी विकसित देशों के तरीके से ये हमारे साथ समस्या आ रही है कि ब्रेस्ट कैंसर इस समय नंबर 1 कैंसर है महिलाओं में, और सर्वाइकल कैंसर अपने आप ही 1 से 2% हर साल कम होता जा रहा है। अच्छी बात यह है। बुरी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। बिल्कुल। और आपको जान के ये भी अचंभा होगा कि हिंदुस्तान एक बहुत कम ऐसे देशों में है जहाँ पर महिलाओं का कैंसर पुरुषों से ज्यादा होता है। जी। यहाँ पर वही कारण हो सकता है कि महिलाएं खुलकर सामने नहीं आती हैं और समय पर इलाज नहीं करवाती हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि मर्दों में जो कैंसर होता है उससे मौतें ज्यादा होती हैं, महिलाओं में कम होती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज अवेलेबल है, सर्वाइकल कैंसर पकड़ में आ सकता है, अवेलेबल है। मर्दों में चूंकि ये तंबाकू का इस्तेमाल, आप सोचेंगे मैं बार बार तंबाकू क्यों बात कर रहा हूँ? जी बिल्कुल, सेहत के लिए काफी हानिकारक है, जरूरी है लोग जागरूक हों। ओरल और लंग यानी कि फेफड़ों का कैंसर मर्दों में ज्यादा होता है, जिसमें और ज्यादातर लेट स्टेजेस पे पकड़े जाते हैं, उसमें इलाज मुश्किल होता है। अक्सर देखा जाता है कि 4th स्टेज पर आकर के उन्हें पता चलता है कि कैंसर हो गया है, उस समय काफी इलाज कर पाना मुश्किल हो जाता है। और मजेदार बात यह है, जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है आज, सरकार भी कई मुहिम चला रखी है, अवेयरनेस के बारे में बात हो रही है, तंबाकू के बारे में बात होती है, लोग अवेयर हो रहे हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बेहतर हो रही है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज पहले से बेहतर है, अभी भी बहुत की जरूरत है। तो ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली स्टेजेस भी जो आज से 10 साल या 20 साल में करीबन डबल हो गए हैं।
तो अवेयरनेस से बहुत फायदा होता है, परंतु अभी भी अधिकांश लोग 70% से ऊपर लेट स्टेजेस में आते हैं। बिल्कुल। विकसित देशों में उल्टा होता है, 70% जल्दी आते हैं, 30 लेट आते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है। और आशा ये करते हैं आने वाले सालों में हमारे पास अर्ली कैंसर की जो नंबर है महिलाओं का वो बढ़ेगा और हम उनको कायदे से इलाज कर पाएंगे और उनको नॉर्मल लाइफ दे पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी यहाँ पर बातचीत ही चल रही है, बहुत सारे लोग जागरूक हैं कि कैंसर होता है, लेकिन वो ये मानते हैं कि मुझे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं या खाता पीता ही नहीं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी उन लक्षणों के बारे में जो किसी भी व्यक्ति के शरीर में पाए जा सकते हैं, यानी कि वो संकेत हो सकते हैं लोगों के लिए, तो उस समय कैसे पहचाने उन संकेतों को कि अब डॉक्टर के पास जाना ही है? वार्निंग साइन जिसे हम लोग कहते हैं। तो वजन घट रहा है, आप या तो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खुद डाइटिंग करते हैं, तो वजन तो समझ में आता है, लेकिन बिना किसी समझ के कारण के आपका वजन घट रहा है, तो शायद आंतों का, लिवर का कैंसर हो सकता है, तो उसका चेकअप कराएं जी। फिर यदि किसी शरीर के किसी अंग में भी कोई गांठ है जो बढ़ती जा रही है, कोई घाव हो गया है जो कि 3-4 हफ्ते में भर नहीं रहा है, साधारणतया जितने घाव होते हैं, चोट लगती है हम लोगों को, तो सब 2-3 हफ्ते में वो घाव भर जाना चाहिए। अगर 3-4 हफ्ते में घाव नहीं भरा तो सोच लें, जांच करा लें, शायद वो कैंसर का लक्षण हो जी। रक्त स्राव कहीं से हो, नाक से हो, मुंह से हो, खाने के नली में गुदाद्वार से हो, पेशाब के रास्ते हो, महिलाओं में अगर अधिक स्राव हो रहा है, मासिक धर्म अधिक तेजी से बढ़ रहा है जी, या मीनोपॉज हो गया है और उसके बाद भी अगर रक्तस्राव हो रहा है, तो वो सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो ये सब वार्निंग साइंस हो सकते हैं जिन्हें पहचानना है हमें सही समय पर और विशेषज्ञ का रुख करना है। बिल्कुल। एक मेल यहाँ पर आई है डॉक्टर साहब मेरे पास, मैं उसको भी शामिल यहाँ पर करना चाहूंगी। लगातार हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट पर ही एक समस्या आई है। कर्नाटक के बैंगलोर से भाग्यलता जी ने हमें मेल लिखी है और लिखती हैं कि उनकी बेटी जो है अभी 22 साल की है, उसे ब्रेस्ट के आसपास काफी खुजली सी महसूस होती है। चेकअप करवाया था, रिपोर्ट्स भी काफी नॉर्मल आई हैं, लेकिन वो कई बार दर्द और खुजली की वजह से घबरा जाती है, बड़ी परेशान है। ऐसे में क्या करें? तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और सर्जन देख लें तो अच्छा है। और इसके अतिरिक्त अगर जो त्वचा के डॉक्टर होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, क्योंकि कभी कभी बच्चों में या किसी भी उम्र में स्किन इन्फेक्शन जैसे कि फंगल इन्फेक्शन होता है, कैंडिडियासिस होता है, तो इसका कोई कनेक्शन जो है ब्रेस्ट कैंसर से नहीं होगा? जी हाँ। जैसे ये बात कर रही हैं कि दर्द सा महसूस होता है, कभी कभी एलर्जी हो जाती है किसी खास कॉस्मेटिक से या किसी खास साबुन से, तो निपल के अराउंड एरियोला में, तो उससे एलर्जी भी हो जाती है, जिसे हम एक्जिमा कहते हैं। तो उस एक्जिमा से भी कभी कभी इचिंग हो सकती है। तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लें और त्वचा रोग विशेषज्ञ को भी दिखा लें, त्वचा की बीमारी तो नहीं है जी। बिल्कुल। डॉक्टर मेहरोत्रा क्या जोड़ना चाहिए? बस ये जोड़ना चाहता हूँ कि 22 साल की उम्र पे कैंसर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, नहीं हो सकता जी, क्योंकि इनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ चुकी है और ऐसी और कई दिनों से चला आ रहा है, तो कैंसर तो शायद नहीं होगा। परंतु ये देखा गया है कि विकसित देशों के मुकाबले में हिंदुस्तान में करीबन 5 से 10 साल उम्र कम होती है जी। वहाँ पर जैसे पाया गया कि 45 से 55 के बीच में कैंसर पाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ 35 और 45 में भी अच्छे खासे कैंसर होते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है, उस जो कम उम्र में कैंसर होते हैं वो बहुत जल्दी उनका विकास होता है, वो रैपिडली ग्रोइंग होते हैं, और कुछ मार्कर्स ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। वो मार्कर्स ट्रिपल नेगेटिव उनको कहा जाता है। उनमें जो है आगे की प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं होती है। हालांकि पहले के मुकाबले में अब बहुत नई दवाएं आ गई हैं, तरह तरह के सर्जरी होने लग गई जो कि पहले नहीं होती थी। पहले जो सर्जरी में हमेशा स्तन को बाहर निकाल दिया जाता था, अब छोटे जो ट्यूमर्स आते हैं उसमें वो स्तन को मेंटेन करते हैं और लंप यानी कि ट्यूमर को बाहर निकाल देते हैं, उसको लंपेक्टमी कहते हैं। तो पहले के मुकाबले में अब बहुत से चेंजेस हो गए हैं, बहुत से एडवांसेस हो गए हैं, जिससे कि नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट का उसको बहुत डिस्टर्ब नहीं करते हैं जी। तो इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर महिलाएं जो हैं अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें। बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे विशेषज्ञों ने यहाँ पर पहुंचाई हैं आप तक, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर के मामले में हो या फिर फेफड़ों के कैंसर या फिर अन्य किसी कैंसर के मामले में। लेकिन आपको जरूरत है कि आप लक्षणों को सही समय पर पहचान लें, यानी कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है वार्निंग साइंस को आप सही समय पर पहचान लें, और अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो
बिल्कुल टाइम से आपका इलाज हो जाएगा और आगे चलकर आप एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप दोनों का, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि हमारे विशेषज्ञों ने जो भी आपको सलाह दी है उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, समय के अभाव के कारण हम बहुत सारे फोन नहीं ले पाते। पिछले सप्ताह जो हमारे पास मेल्स आए हैं उसका जिक्र मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, जिसमें महाराष्ट्र की बारामती से प्रतिभा जी ने हमसे पूछा है कि उनकी माँ को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है, जिसके कारण वे काफी परेशान रहती हैं। पलवल से अंकित राणा का घुटने का जो जख्म है वो बार बार परेशान कर रहा है उन्हें और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। वहीं 45 साल की कविता शर्मा ने लिखा है कि उनके सिर में और पेट में दर्द रहता है और माहवारी भी जो है वो अनियमित होती है। बिल्कुल, इतने सारे मेल्स आप हमें भेजते हैं, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ही हम आपकी समस्याओं को लेकर विशेषज्ञों के सामने रखेंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व किसान टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप चाहें तो हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। अब बारी है हमारी ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बिल्कुल आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।